हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 9 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लोनिंग क्या होती है और क्लोनिंग के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। तो कई प्रकार की क्लोनिंग होती है, उसके सभी के सभी प्रकारों के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोनिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो क्लोनिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि क्लोनिंग मतलब क्लोन, एक जीव के हूबहू समान प्रतिकृति को ही हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। सपोज करिए कोई भी एनिमल है या कोई भी प्लांट है, अब यदि सेम उसी के जैसे दिखने वाला यदि हम दूसरा पौधा या दूसरे जंतु को यदि हम तैयार कर देते हैं, यानी सेम उसकी कॉपी उसी तरह से तैयार कर देते हैं, तो यदि उसकी सेम हूबहू उसी प्रकार से यदि प्रतिकृति या कॉपी तैयार हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लोन। दूसरी भाषा में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जिन जंतुओं में या जिन पौधों में स्पेशली अलैंगिक जनन होता है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप जो भी संततियां यानी कि जो भी पुत्रियां उत्पन्न होती है, वो आकारिकी रूप में यानी कि मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली यानी कि अनुवांशिक रूप से भी ये क्या होती हैं, समान होती हैं अपने जनकों के। और ऐसे समान जीवों को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अगर सपोज करिए किसी ऐसे एनिमल के अंदर या प्लांट के अंदर देखिए, किसी के अंदर भी यदि मान लीजिए अलैंगिक जनन हो रहा है, तो अलैंगिक जनन में मान लीजिए हमारे पास एक सेल है। अब इस एक सेल से मान लीजिए दो सेल का निर्माण हो रहा है, तो इस एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन रही, मतलब इस एक जीव से दो नए जीवों का निर्माण हो रहा है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि केवल और केवल एक ही जनक भाग लेता है। तो ये एक जनक क्या करेगा, मान लीजिए दो पुत्रियों का निर्माण कर रहा है। तो अलैंगिक जनन के द्वारा जो पुत्रियां या संततियां बनती है, ये हूबहू एकदम से अपने जनकों के समान होती हैं। किसमें किसमें होती हैं, तो ये मार्फोलॉजिकली भी होती हैं, यानी कि आकार के रूप में भी समान होती हैं, और जेनेटिकली यानी कि आनुवांशिक रूप से भी क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ऐसी संतानों को हम कहते हैं क्लोन। अगर अलैंगिक जनन हुआ तो अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप ऐसी संतानें या संततियां विकसित होती है जो हूबहू सेम अपने जनकों के समान होती है, इन्हीं को हम कहते हैं क्लोन। तो क्लोन का मतलब है कोई भी एनिमल, प्लांट या माइक्रोब्स हैं, अगर सेम टू सेम उसी के जैसे दिखने वाले के सेम कॉपी यदि तैयार कर दिया जाए, उन्हीं के जैसे दिखने वाला कोई नया जीव तैयार कर दिया जाए, या सेम उसी प्रकार का प्लांट एकदम से डेवलप कर दिया जाए, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे क्लोन। तो क्लोन का मतलब क्या है कि किसी भी जीव का हूबहू समान प्रतिकृति तैयार करना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लोन। अब बात करते हैं क्लोनिंग की। तो देखिए, क्लोन तो तैयार हो गया। अब इस प्रकार से यदि अनुवांशिक रूप से जनकों के समान जो जीवित इकाइयां होती है, उनके जो उत्पादन की लगातार ये प्रक्रिया होती है, इसी को हम कहते हैं क्लोनिंग। मतलब क्लोनों को तैयार करने की जो प्रक्रिया या प्रोसेस होती है, इसे हम कहते हैं क्लोनिंग। तो क्लोनिंग का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर जीव है, उसके जैसा ही सेम टू सेम दिखने वाला हूबहू समान प्रतिकृति तैयार करना ही कहलाता है क्लोन। और क्लोन को तैयार करने की जो विधियां होती है, इन्हें हम कहते हैं क्लोनिंग। तो इस प्रकार से क्लोनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्लोनिंग के प्रकार की, यानी कि टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग की यदि हम प्रकारों की बात करते हैं, तो स्पेशली जो क्लोनिंग होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की हम देखेंगे, जिसमें जो पहली क्लोनिंग है वो है कोशिकीय क्लोनिंग, यानी कि सेल क्लोनिंग, इसको आप कह सकते हैं। दूसरा है पादप क्लोनिंग, यानी प्लांट क्लोनिंग, इसको आप कह सकते हैं। तीसरा है जंतु क्लोनिंग, और चौथा है सूक्ष्म जैविक क्लोनिंग, यानी कि किसी भी माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों के अंदर किस प्रकार से क्लोनिंग होती है, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिकीय क्लोनिंग की, यानी कि सेल क्लोनिंग की। सेल क्लोनिंग का मतलब होता है अलग अलग, बस यहां पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझना है बस। जैसे सेल के अंदर क्लोनिंग का मतलब यह है कि अगर पर्टिकुलर कोई सेल है और उस सेल से मान लीजिए हम कई सारी प्रतिकृति या कॉपी तैयार करते हैं, और वो सेल सेम टू सेम यदि अपने जनक सेल के समान यदि है, तो ऐसी सेलों को हम क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। और सेल में होने वाली इस प्रकार की क्लोनिंग को हम कोशिकीय क्लोनिंग या सेल क्लोनिंग कहेंगे। तो एक कोशिका से यदि अनेक कोशिका की प्रतिकृति प्राप्त की जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम कोशिकीय क्लोनिंग कहेंगे। और अगर कोशिका जो है दिखने में भी आकार की और आनुवांशिक रूप से समान है, किसके समान, अपने जनक कोशिका के समान, तो अगर एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं की प्रतिकृति या कॉपी तैयार की जाती है, तो इसे हम कहते हैं कोशिकीय क्लोनिंग। देखिए, ये सभी कोशिकाएं जो होती है, ये आनुवांशिक रूप से भी यानी कि जेनेटिकली
और साथ ही साथ आकार के रूप में भी क्या होती हैं, समान होती हैं, यानी बाह्य आकृति में भी समान होती हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि कोशिकाओं में क्लोनिंग अधिकतर मात्रा में पाई जाती है और कोशिकाओं में भी जो नई कोशिका बनती है वो आनुवांशिक रूप से भी समान होती है और मार्फोलॉजिकली यानी कि आकार के रूप में भी समान होती है। देखिए कोशिकाओं के जो गुणन की विधियां होती है, कई बार क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि कोशिकाओं के अंदर जो गुणन की विधियां होती है उनको हम किस नाम से जानते हैं। तो अगर कोशिकाओं के अंदर गुणन होता है यानी मल्टीप्लिकेशन होता है तो कोशिकाओं के अंदर जो गुणन की विधियां होती है उनको हम कहते हैं टीटोपोटेंसी। क्या कहते हैं? टीटोपोटेंसी कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोशिकाओं के अंदर कई ज्यादा मात्रा में क्लोनिंग आपको देखने को मिलती है। कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाली जो कई प्रकार की प्रतिलिपि या कॉपी होती है उसे ही हम कहते हैं कोशिकीय क्लोनिंग। अब बात करते हैं हम पादप क्लोनिंग की। तो देखिए अलैंगिक जनन हमने आपको पहले ही बताया कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है और अलैंगिक जनन के अलावा यदि कायिक जनन भी होता है तो इसके द्वारा जो उत्पन्न संततियां होती है ये भी अपने जंतुओं के या जनक के क्लोन होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पौधा है और उस पौधे के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन या कायिक जनन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो जनक उत्पन्न होंगे, जनक से जो पुत्रियां उत्पन्न होगी, यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास जनक है यानी जो पौधा है, अब उस पौधे से जो नए पौधे डेवलप या विकसित हुए हैं उन पौधों के अंदर की जो बाह्य आकार की है और जो आनुवांशिक लक्षण है वो हूबहू यदि उसी पेड़ के जैसे हैं जिनसे विकसित हुए हैं तो इसे हम कहेंगे पादप क्लोन। तो पादपों के अंदर जो क्लोनिंग की विधियां होती है उसे हम पादप क्लोनिंग कहते हैं। स्पेशली आजकल आप देखेंगे कि कृत्रिम विधियों के द्वारा हम कई प्रकार से ऊतक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर की सहायता से कई प्रकार से विभिन्न पौधों के क्लोन बनाए भी जा रहे हैं। तो इसको तो आप इजीली देख सकते हैं क्योंकि आप कई सारे प्लांट के अंदर ऐसे देखेंगे कि उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है लेकिन उनसे जो उत्पन्न पौधे होते हैं वो सेम लाइक अपने जनक के समान यानी कि अपने पेरेंट्स के समान दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से पादपों के अंदर भी क्लोनिंग होती है। अब बात करते हैं हम सूक्ष्म जैविक क्लोनिंग यानी कि माइक्रोब्स के अंदर जो क्लोनिंग होती है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनके अंदर किस प्रकार से क्लोनिंग होती है। देखिए सूक्ष्म जीवों के अंदर जो क्लोनिंग होती है यह एक नॉर्मल प्रोसेस है यानी कि एक सामान्य प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इनमें अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कोई भी माइक्रोब्स है स्पेशली इनके अंदर अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट होता है यानी कि पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करते हैं तो जैसे एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक, इसके अलावा एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरक्षी, वह इसके अलावा अनेक वैक्सीन यानी कि टीके, इसके अलावा लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक एसिड के साथ साथ जो हार्मोन्स होता है आदि का उत्पादन करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनको कल्चर माध्यम पर यदि हम रखते हैं तो इनको कृत्रिम वातावरण में भी उगाया जा सकता है। और सूक्ष्म जैविक क्लोनिंग में यह भी याद रखना है कि इसमें बहुत कम समय में असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं बरसात के टाइम में आप देखे होंगे कि इतनी ज्यादा संख्या में सूक्ष्म जीव निकलते हैं, तरह तरह के निकलते हैं, अनेक फाइलम से बिलोंग करने वाले सूक्ष्म जीव निकलते हैं। उनमें आप देखे होंगे कि हूबहू दिखते हैं एकदम से। उनके अंदर क्लोनिंग और सामान्य सी बात है क्योंकि उनमें आप इजिली आइडेंटिफाइड भी नहीं कर सकते हैं कि वो अलग दिख रहे हैं। उनको आप देखेंगे तो आपको देखने में भी लगभग क्या लगेंगे, एक समान लगेंगे, अपने जनकों के समान। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीवों के अंदर जो क्लोनिंग होती है यह एक सामान्य प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जीवों के अंदर अलैंगिक जनन होता है और हमने तो पहले ही आपको बताया कि अगर अलैंगिक जनन होता है तो उसके द्वारा जो संततियां उत्पन्न होती है यानी जो नए पुत्र उत्पन्न होते हैं वो सेम अपने जनकों के समान होते हैं। तो अगर अलैंगिक जनन होता है किसी के अंदर तो उनसे जो संतानें उत्पन्न होती है उनमें अधिकतर क्लोन देखे जा सकते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के अंदर जो क्लोनिंग होती है एक सामान्य प्रक्रिया होती है और सूक्ष्म जीवों में क्लोनिंग करा करके हम बहुत कम समय में अधिक संख्या में जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। अब इसके बाद एक आखिरी बचा है जंतु क्लोनिंग। जंतु क्लोनिंग को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो जंतुओं के अंदर जो क्लोनिंग होती है यह एक सामान्य प्रकार की क्लोनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि जंतुओं के अंदर क्लोन तैयार करना इतना इजली यानी कि इतना आसान नहीं है। देखिए जंतुओं के अंदर जो क्लोनिंग होती है हमने आपको कहा कि एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यह सामान्य प्रक्रिया होती तो आजकल कई सारे जंतुओं के क्लोन बनाए जा चुके होते। देखिए हाइड्रा एवं समयुग्मजी जुड़वे जंतु जो होते हैं ये क्लोन के उदाहरण हैं।
आप देखे होंगे कि कभी कभी जो जुड़वे बच्चे होते हैं वो देखने में दोनों कैसे होते हैं, एकदम समान होते हैं। तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो देखने में समान होते हैं, तो जुड़वा बच्चे क्या हो गए, आपस में क्लोन हो गए, क्योंकि दोनों जो है प्रतिकृति कैसी है, समान है। यानी जो दोनों पुत्रियां डेवलप हुई है ये कैसे हैं, दोनों पुत्रियां मान लीजिए डेवलप हुई हैं, तो ये कैसी हैं, आपस में यदि एक समान है मतलब एक दूसरे के क्लोन है। तो जंतुओं में क्लोनिंग का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया यही है, समयुग्मजी जुड़वे जंतु जो होते हैं। तो जुड़वे बच्चे अगर पैदा होते हैं तो ये जो है अपने जनकों के क्लोन तरह के होते हैं, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्लोन होते हैं। जैसे आप जुड़वे बच्चे में देखे होंगे, इसका रीजन भी हमने आपको बताया था जब हमने आपको सहलग्नता पढ़ाई थी। तो सहलग्नता में हमने क्या पढ़ाया था कि अगर सहलग्न जीन यदि साथ साथ आ जाते हैं तो इसमें से सहलग्नता हो जाती है, जिस कारण से ये आप देखे होंगे कि सहलग्नता जब हो जाती है तभी जुड़वे बच्चे जो है पैदा होते हैं और जो कि एक समान दिखाई देते हैं। और अगर उसमें पुनर्योजन, उसमें यदि मान लीजिए यदि जंतुओं के अंदर क्लोनिंग हुई, समयुग्मजी जुड़वे बच्चे हुए, और अगर मान लीजिए वहां पे उनमें सहलग्नता यदि नहीं हुई है, तो सहलग्नता अगर नहीं हुई है तो फिर जुड़वे बच्चे पैदा जो होंगे वो एक समान दिखाई नहीं देंगे। सहलग्नता के कारण ही जुड़वे बच्चे जो है एक समान दिखाई देते हैं, यानी कि क्लोन एक जैसे दिखाई देते हैं। तो जंतुओं के अंदर क्लोनिंग करना इतना आसान काम नहीं है। जंतुओं के अंदर यदि हम क्लोनिंग की बात करते हैं तो देखिए जंतुओं के अंदर जो क्लोनिंग तैयार की गई थी, सबसे पहले जो जंतु का क्लोन तैयार किया गया था वो भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था, और भेड़ से जो क्लोन तैयार की गई थी उसका नाम था डाली। तो अक्सर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली स्तनधारी जंतु क्लोन का नाम बताइए, तो आपको याद रखना है डाली। और ये किसकी क्लोन थी, तो ये थी भेड़ की। आपको याद रखना है कि विल्मट नामक साइंटिस्ट थे, तो ये जो विल्मट नामक साइंटिस्ट थे इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ, यानी विल्मट और इनके कई सारे साइंटिस्ट जो कि इनके सहयोगी थे, सहयोग में काम कर रहे थे, इनके द्वारा एडिनबर्ग एक जगह है, एडिनबर्ग के जो राजलिन संस्थान है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है राजलिन। तो उस राजलिन इंस्टीट्यूट यानी कि संस्थान में सबसे पहले जो जंतु क्लोन है डाली, इसको तैयार किया गया। और डाली जो है यह विश्व की प्रथम स्तनधारी क्लोन है। तो ये आपको याद रखना है, विश्व की सबसे पहली स्तनधारी क्लोन कौन सी है, तो आपको याद रखना है डाली। क्योंकि इसके निर्माण की प्रक्रिया जब हम समझेंगे तो इसके निर्माण की प्रक्रिया में आपको देखना है कि सबसे पहले क्या किया गया। देखिए डाली को बनाना भी आसान काम नहीं था। डाली को बनाने के लिए न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक का प्रयोग किया गया था। अब न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक में देखिए क्या किया गया था कि इसमें दो भेड़ों के सेल को लिया गया। उसमें से जो एक भेड़ थी वो थी फिन डॉर्सेट सफेद भेड़। तो सफेद भेड़ के सेल से क्या किया गया कि न्यूक्लियस को निकाल दिया गया, यानी कि केंद्रक को निकाल दिया गया। तो देखिए दो भेड़ ली गई, एक सफेद भेड़ और एक काली भेड़ ली गई। तो जो सफेद वाली भेड़ थी उसके अंदर से जो कोशिका ली गई, उस कोशिका से केंद्रक को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो जब कोशिका से केंद्रक को निकाल दिया गया और निकालने के पश्चात जो सेल बची, मतलब जो सफेद भेड़ थी उसके अंदर जैसे जो सेल लिया गया था, यानी जो अंड लिया गया था उसको केंद्रक विहीन कर दिया गया, मतलब उसके अंदर से केंद्रक को निकाल दिया गया। अब उसके अंदर से जब केंद्रक को निकाल दिया गया, फिर इसको केंद्रक निकालने के पश्चात इसको एक हम फिन डॉर्सेट काली भेड़ के अंदर उसके अंडे में डाल दिया गया। यानी किया क्या गया इस प्रोसेस में कि सबसे पहले जो डाली थी इसको तैयार करने के लिए हमने आपको क्या कहा कि न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक का प्रयोग किया गया। अब न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक का मतलब होता है कि जिस कोशिका को हम लेंगे उसके अंदर से केंद्रक को निकालना पड़ेगा, यानी कि केंद्रक को विहीन करना पड़ेगा। तो दो भेड़ थी, एक फिन डॉर्सेट सफेद भेड़ थी और एक फिन डॉर्सेट काली भेड़ थी। तो जो सफेद वाली भेड़ थी उसके अंदर से जो कोशिका निकाली गई, यानी जो अंड कोशिका निकाली गई, उसके अंदर से केंद्रक को बाहर निकाल दिया गया। और केंद्रक को बाहर निकालने के पश्चात जो शेष कोशिका बची उसको क्या किया गया कि जो काली भेड़ थी उस काली भेड़ के अंदर इस अंड कोशिका को ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसके बाद देखिए क्या हुआ, देखिए इसके बाद क्या किया गया कि अब जो काली मुंह वाली यानी स्कॉटिश काली भेड़ के अंदर उसके अंडे में क्या किया गया कि जो सफेद भेड़ थी उसके जो कोशिका थी उसके कोशिका के अंदर से केंद्रक को निकाल करके जब काली मुंह वाली भेड़ के अंदर जो है क्या किया गया, प्रवेश करा दिया गया, तो उससे एक नई प्रकार की सेल जो है तैयार हो गई। फिर इसमें से आप देखेंगे कि इसको जो है जो काली मुंह वाली भेड़ थी इसके गर्भाशय या यूट्रस में जो है प्रवेश करा दिया गया। तो जब यूट्रस या गर्भाशय में प्रवेश करा दिया गया तो फिर इससे जो है एक नई भेड़ का निर्माण हुआ जिसका नाम रखा गया क्या,
डाली। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें हम करते क्या है, तो इसमें हमने बस दो काम किया। हमने मान लीजिए दो भेड़ लिया, एक हमने क्या लिया स्कॉटिश, यानी कि आपने आपको यहां पे बताया कि एक हमने क्या लिया कि स्कॉटिश जो है काली भेड़ लिया, और दूसरा हमने क्या लिया फिन डॉर्सेट सफेद भेड़। तो एक फिन डॉर्सेट हमने सफेद भेड़ लिया और एक हमने क्या लिया एक डॉर्सेट काली भेड़ लिया। तो काली भेड़ जो थी उसका मुंह आपने देखा था कि क्या था, काला था। तो यानी आपस में क्या किया गया कि जो सफेद भेड़ थी उसके अंदर से जो कोशिका निकाली गई, उस कोशिका के अंदर से केंद्रक निकाल दिया गया और उसको केंद्रक विहीन कर दिया गया। और केंद्रक विहीन करने के पश्चात उसको काली मुंह वाली भेड़ के अंदर अंड के केंद्रक से मिला दिया गया, और इस प्रकार से फिर उस अंड को काली मुंह वाली भेड़ के यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में प्रवेश करा दिया गया, और इस प्रकार से डाली का निर्माण हुआ। तो डाली की यदि हम बात करते हैं तो डाली की जो मृत्यु हुई थी, वो डाली की मृत्यु हुई थी लगभग 2004 में। तो 2004 में डाली की मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन इसके पहले आपको यहां पे देखना है कि एक चीज और समझना है कि सेरोगेट मदर में आपने क्या देखा कि जो काली मुंह वाली भेड़ थी वो कैसी मां थी, तो वो सेरोगेट मां थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो अंड में केंद्रक था वो किसी दूसरे भेड़ का था, तो इसे हम कहेंगे सेरोगेट मदर। तो इसके कारण आप देखेंगे यहाँ पे कि जब डाली का निर्माण हुआ था तो ये हुआ था 5 जुलाई 1996 में। लेकिन लगभग जो है कहा जाए तो लगभग 8 वर्ष के अंतराल के पश्चात 2004 में डाली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बाद में फिर डाली से कई सारे और क्लोन तैयार किए गए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जंतुओं के अंदर जो सबसे पहला स्तनधारी क्लोन था वो था डाली, और डाली जो तैयार किया गया क्लोन ये किसका क्लोन था, भेड़ का क्लोन था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि विश्व का जो प्रथम स्तनधारी क्लोन था उसका नाम था डाली, जो कि किसका था, तो ये आपको याद रखना है कि भेड़ का एक क्लोन था। इसके बनाने की प्रोसेस भी हमने आपको बता दी है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पादप क्लोनिंग, सूक्ष्म जैविक क्लोनिंग, जंतु क्लोनिंग और इसके अलावा कोशिकीय क्लोनिंग की जितनी भी विधियां होती है और प्रकार, वो हमने आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कवर करा दिया है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।